हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर इस नए सेशन में। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के विलोपन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस सेशन में वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वज्र गुणन विधि को समझेंगे कि वज्र गुणन विधि को किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वज्र गुणन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट है। ये जो वज्र गुणन है, वज्र गुणन विधि जो होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का बनता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले ये फॉर्म देखना बहुत ज़रूरी होता है वज्र गुणन के लिए। जब भी हम लोग वज्र गुणन करेंगे, ये जो c का फॉर्म होता है अगर बाहर है तो उसको अंदर लाना जरूरी होता है, अर्थात इसको शून्यक वाले फॉर्म में ला करके ही हम लोग इसको हल कर सकते हैं। वज्र गुणन में ये सबसे पहले याद रखेंगे कि c का जो फॉर्म है, अचर पद जो होता है, इसको हम लोग अंदर लेकर के समीकरण को शून्यक के फॉर्म में लाएंगे। अर्थात ये जो हमारा दिया हुआ ये शून्यक के फॉर्म में, अर्थात चर और अचर के बाद बराबर दे करके शून्य आ रहा है, अर्थात ये शून्यक समीकरण है। ये क्या है? दो चर वाले हैं और ये शून्यक के फॉर्म में है, अर्थात शून्यक निकालने वाले में। तो वज्र गुणन के लिए हमें ये ध्यान में रखना कि इसको शून्यक फॉर्म में लाना है। अब कहेंगे अगर हम नहीं लाएंगे, इसको c का मान इधर ही रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि आंसर तो निकलेंगे मगर अपोजिट निकलेंगे, अर्थात प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर प्लस निकलेंगे। इसीलिए अचर पद को यहाँ चर वाले पद में मिलाकर इसको शून्यक वाले फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिया है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया है, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण। वज्र गुणन का फॉर्मूला जो होता है, वज्र गुणन सूत्र, वज्र गुणन का जो सूत्र होता है x बटे, वज्र गुणन का सूत्र बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है इसका मेन फॉर्म। यहाँ करना क्या पड़ता है हमें? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना होता है। इसको हमें एक को यहाँ तुलना करके हमको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके हम लोग इसको फार्मूला को निकालते हैं। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फार्मूला फॉर्म में लाएं, शॉर्ट फार्मूला में लाएं तो x का जो वैल्यू होगा, x के वैल्यू के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ देखेंगे x का इसके साथ क्रॉस कराएंगे, x गुने ये करना है तो आपको x के साथ इसको एक के साथ इसको कराना है। जैसे कि मान लिया जाए x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, अर्थात वज्र गुणन कराते हैं। x के साथ ये मिल जाएगा, ये y, ये जो होगा ऊपर वाले एक के साथ गुना होगा। दोनों को मैंने गुना किया तो गुना करने के बाद फिर क्या होगा, x के फॉर्म में ये आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 एन होगा। इसके लिए x का वैल्यू निकालने के लिए ये कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट भाग में आएंगे। तो x का जो फॉर्मूला होगा, x के फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फार्मूला का फॉर्म हुआ ये वाला, कि जैसे कि हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 अब माइनस a2 b1। ये वाला फार्मूला हुआ। जस्ट इसी का अगर हम लोग y वाला फार्मूला ले लें, जस्ट इसी के हम लोग y का फार्मूला लें, y का इसको फार्मूला लें हम लोग
तो y वाले में भी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। y वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद वही होगा, ये वाला जो होगा हमारा ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो होगा C1A2 माइनस C2A1 अब बटे A1B2 माइनस A2B1, ये वाला जो फॉर्म है C1A2 माइनस C2A1, ये वाला जो फॉर्म हुआ ये y का हुआ। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट फार्मूला के माध्यम से वज्र गुणन में x y का मान आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला बड़ा फॉर्म होता है, अर्थात बड़ा सूत्र है, इसको हम लोगों को समझाने में, बैठाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए आप इस शॉर्ट फार्मूला ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इस पर बैठा करके वज्र गुणन विधि से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई ना, फार्मूला समझ में आई? तो हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि किस प्रकार हम इसका उपयोग करेंगे, किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? चलते हैं हम लोग इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए एक हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक सवाल लेते हैं। निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन, पहले इसको समझ लेंगे तब लिखेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करें। समीकरण है आपका 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये देखिए हम लोग सवाल को इस तरह से देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कुछ सवाल को, जो कि हम लोग इसको डील करेंगे। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ हम लोगों ने ज्ञात किया था, जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि C वाले फॉर्म अचर पद जो होता है उसे हमें शून्यक पद में बदलना पड़ता है समीकरण को। यहाँ दिया है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है 2x प्लस वाई, ये प्लस 5 है, शून्यक फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको -5 बराबर 0 लिखेंगे। 2x यानी 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर हो जाएगा तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड अर्थात समीकरण सेकेंड। अब ये हमारा सवाल बनेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले ये वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर C1 अर्थात अचर पद का मान हमें बराबर के बाद दिया हुआ है तो सबसे पहले बात दिमाग में इन बातों को ख्याल रखना है कि शून्यक के पद में समीकरण को बदलना है, अर्थात उसको अंदर ले करके इधर शून्यक के फॉर्म में बदलना ही होगा। नहीं बदलेंगे तो आंसर आएगा मगर उल्टा आएगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको मान लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या प्राप्त होता है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, इसके बगल में y सिंगल है तो इसके बगल में 1 छिपा रहता है। कोई भी चर होता है सिंगल है तो अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसके बगल में 1 छिपा रहता है। B1 का मान हो गया +1, C1 का मान देखिएगा, C1 का मान -5 है, इसको हम लोग -5 ही लिखेंगे, जो इसका साइन है वो लिखते रहेंगे, ये प्लस और ये प्लस। अब कहिएगा प्लस को दिखा करके, प्लस को दिखा करके ये जो है ना कि किस प्रकार से क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बातें दिमाग में बिठा कर रखिए, तीन चीज़ों को अर्थात 3 बातों को हमेशा याद रखिए, किसी के सामने प्रदर्शित मत कीजिए। 3 बातों को, 3 बातें जो होती हैं ये 3 बातें किसी के सामने छुपा करके रखें, अर्थात सामने जो है ना छुपा करके रखा जाता है। जैसे अपना प्यार, अपना संपत्ति, संपत्ति ब्यौरा, और अपना अगला प्लान,
और अपना अगला प्लान। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। अपना प्यार, अपना संपत्ति अपना धन संपत्ति और अपना अगला प्लान, हमारा क्या अगला प्लान होगा, हमारा क्या टारगेट होगा, इन 3 बातों को हमेशा छुपा करके रखा जाता है। नहीं तो आप अगला प्लान क्या करेंगे, आपका अगला प्लान जान करके आप बैठे रह जाएंगे, आपका प्लान दूसरा ही उपयोग कर लेगा। इसीलिए इन 3 चीज़ों को हमेशा छुपा करके ही रखने में फ़ायदा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ जो प्लस है, पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव वाली बातों को हम लोग दबा करके रखें, अर्थात छुपा करके रखें तो भी ठीक, अगर प्लस लगा भी दें तो भी ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये माइनस, अब देखिए कोई इंसान अगर कर्ज में होता है, कर्ज इंसान का दिखता है, लेकिन संपत्ति जो होता है, धन जब होता है तो उसका वह दिखता नहीं है कि कितना उसके पास धन है, लेकिन कर्ज वाले का ये जरूर दिख जाता है कि इसके पास कितना कर्ज है। तो वही हाल है तो यही हाल है इसका। जब इसका प्लस में है, धन में है, तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट। अगर कर्ज में है तो जितना कर्ज में इसको लिख देंगे। फिर A2 का मान हो जाता है 3, B2 का मान हो गया 2 और हमारा C2 का मान हो जाता है -8। हम लोग शॉर्ट फॉर्म से लिख देंगे, चूंकि या प्रश्न से वज्र गुणन सूत्र से अगर हम लोग बड़ा वाला लेते हैं x1 b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। हम लोगों का ये बड़ा वाला फार्मूला लिखा गया है। इस फार्मूला पर अब हमको मान रखना है। तो यहाँ जब हम लोग मान रखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है, तो x बटे b1 c2 का मान b1 c2, जैसे हमारा b1 का वैल्यू है 1, c2 का वैल्यू हो गया हमारा -8 लिख दिए, b2 का वैल्यू हो गया हमारा 2, c1 का वैल्यू हो गया -5, यहाँ तक हम लोग लिख दिए। इस तरह से इसको हम लोग घेर देंगे। फिर y का मान लिखेंगे, y बटे c1 का मान हो गया -5 गुने a2 का मान हो गया हमारा 3, -5 गुने 3 माइनस c2 का वैल्यू हो गया -8 गुने a1 का वैल्यू हो गया आपका 2, लिख दिए 2। फिर 1 बटे a1 b2 का मान है 2 गुने 2 घटा a2 का मान 3 गुने 1, यहाँ तक हम लोग बिठा दिए। अब यहाँ हमने सारा का सारा जो मान था, सारा का सारा हम लोग इसको लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ हम लोग, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। इस तरह से हम लोग, इससे पहले बड़े वाले से देख लेते हैं। तुलना करने पर x वाले का तुलना इनसे कराइएगा, x बटे -8 गुने 1 -8 -5 गुने 2 -10 प्लस हो जाएगा यहाँ +10 इक्वल टू 1 बटे 4 -3। यहाँ देखेंगे अब यहाँ 10 कैसे आया, यहाँ देखें तो 2 गुने -5 तो -10 हो जाएंगे, और माइनस से फिर गुना करेंगे तो ये +10 हो जाएंगे। तो यहाँ से जब तुलना कराएंगे, या में फिर x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 तुलना करा देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू हुआ हमारा 2। तो फिर पुनः लिखेंगे, पुनः y बटे 5/3 15 माइनस के साथ हैं, माइनस माइनस प्लस 8 दूने 16 बराबर 1 बटे 4 -3। इसको हम लोग फिर तुलना कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कराएंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कराएंगे। या में y बटे 15 रुपया कर्ज 16 रुपया नफा तो हो गया हमारा 1 बराबर में 1 बटे 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या में टोटल करा दीजिए y बराबर, इसलिए डायरेक्ट y बराबर 1 हो जाता है, इसलिए y का मान हो गया 1। अतः जब हम लोग फाइनल डिसीजन में लिखेंगे, अतः फाइनल लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर 1, ये हो जाता है हमारा, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा x बराबर 2 y बराबर 1।
x का मान 2, और देखिए तो पूरा क्या 2 दूनी 4, 4 1 5 और 3 दूना 6, 6 2 8। हाँ, तो ये हमारा हिसाब पूरा गया। जैसे x का वैल्यू जो हुआ हमारा 2 हो गया और y का वैल्यू हमारा 1 हो गया। इस तरह से हम लोग बड़े वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला को यूज करके। आप लोग इसको लिखिए। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को समझ में? अगर समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसको समाधान कर सकें। समझ में आई? कैसे यहाँ पे पुनः में, जैसे कि हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, यहाँ x के साथ एक वाले से तुलना कराया, y का भी तुलना हम एक वाले के साथ ही कराएंगे अचर पद वाले से। अगर हम x और y वाले को कर देंगे तो हमें आंसर नहीं निकलेगा, अर्थात दोनों हमारा फंस जाएंगे समीकरण आकर के, बहुत दूर तक आगे लेकर आगे संभावना बढ़ सकती है। इसलिए हम इसको x को 1 के साथ तुलना कराएंगे अचर पद वाले से तो हमें डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ y वाले, जैसे x वाले का तुलना 1 से कराया अचर पद वाले से, उसी प्रकार से y वाले का भी तुलना हमने अचर पद वाले से कराया। कोई दिक्कत? अचर पद वाले कराने से x का वैल्यू जैसे 2 निकला, यहाँ y का वैल्यू हमारा 1 निकला। x का वैल्यू 2, y का मान 1। यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट साउट है तो बताइएगा, डाउट साउट है तो बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको उतारिए, जिसको प्रॉब्लम है उतारिए इसको। देख लिए? तो चलते हैं हम लोग इसके और अगले सवाल में, अगले दौर में हम लोग देखते हैं अगले सवाल में क्या है। किसी को कोई डाउट होंगे तो जरूर बताइए ताकि उस डाउट क्लियर हो सके। अब दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका मान आपको निकालना है, क्या होगा इसका मान हमें निकाल कर बताना है, इसका मान क्या होगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं सवाल को। देखिए सवाल में फिर वही बात लिखेंगे जो हम लोग लिख चुके थे। दिया है, सबसे पहली बात दिया है, क्या दिया है उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। हिसाब देखिए, हिसाब अगर आप परीक्षा में कॉपी लिखते हैं इस बातों को ध्यान रखिए, अगर हम 20 पेज के बदले हम लोग 18 पेज ही लिखेंगे चलेगा। 20 पेज लिखना जरूरी नहीं है, 18 पेज भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके लिए ज़रूरत है हमें क्वेश्चन का सेटिंग करना, लिखने का तरीका बदलना, लिखने के तरीके को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि एग्जामिनर जो हो ना, अर्थात जो कॉपी चेक करे वह तुम्हारे कॉपी को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और उसके तरीका जो तुम्हारे लिखने का तरीका है बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। लिखने का नियम, अगर आप डायरेक्ट हिसाब को बना देते हैं फिर भी आपका नंबर कट जाएगा, फिर भी नंबर कट जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ ये जो तरीका है लिखना है हर एक चीज़ों को ध्यान से। दिया है हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो ये था हमारा ये समीकरण, यहाँ हमें शून्यक के फॉर्म में पहले से ही दिया गया है, इसलिए यहाँ हमें शून्यक के फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अनुसार से जल्दी जल्दी करेंगे तो यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से इस बात को जरा ध्यान देंगे तो a1 का मान हो जाएगा x, एक सिंगल है सिर्फ, इसके बगल में हो जाएगा 1। b1 का मान हो जाएगा -3, यहाँ -3 है तो फिर c1 का मान हो जाएगा -7, a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया -3, c2 का मान हो गया -15। अब इस बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म से बनाएंगे, सूत्र से या तो डायरेक्ट पहले लिखेंगे प्रश्न से वज्र गुणन सूत्र से। इस बात को हाईलाइट कर लेते हैं, किससे हम लोग लिख रहे हैं, वज्र गुणन सूत्र से। वज्र गुणन सूत्र से
यहाँ x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। शॉर्ट वाले फॉर्मूला को यूज करना है इस वक्त। हमें जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड से बता दे रहे हैं, आपको जिस तरीके से आसान हो उस तरीके से आप लोग उपयोग करेंगे। B1C2 माइनस B2C1 A1 B2 माइनस A2 B1। जब हम लोग इसके अगले दौर में चलेंगे, B1C2, B1 का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ -3, C2 का वैल्यू हो जा रहा है -15। देख सकते हैं 3 गुने -15, B2 का मान वैल्यू हो जा रहा है -3 गुने C1 का वैल्यू हो जा रहा है -7, फिर A1 का मान हो जा रहा है 1 गुने यानी 1 यानी -3, अर्थात A1 का मान 1, B2 का मान हो गया -3, तो -3 1 गुना -3, फिर हो जा रहा है A2 का वैल्यू 3 गुने B1 का वैल्यू हो जा रहा है -3। देखिए अब हम लोग इसको ऊपर लेकर आते हैं, टोटल इसका वर्क करेंगे, -3 गुना -15, माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 15 तिहाई 45। देखिए माइनस पहले हमारा माइनस प्लस, इसके हम लोग बताए थे शॉर्ट ट्रिक्स कि जब हमारा फेस टू फेस गुना में जब हमारा समान फेस वाले से गुना होता है वो सारा प्लस हो जाता है, जब दो अपोजिट वाला होता है वो माइनस हो जाता है, अर्थात माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। समान दोनों का फेस माइनस में है तो वो प्लस हो जाएंगे, प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फेस सेम टू सेम है, समान शकल वाला जो होता है वो हमारा प्लस हो जाता है और जो दो फेस का होता है वो हमारा माइनस हो जाता है। तो -5 गुने -3 गुने -15 बराबर हो जाएगा +45। फिर आगे देखेंगे माइनस का, -3 गुने -7, माइनस प्लस 21 हो जाएंगे, बटे -1 गुना -3 तो -3, माइनस हो जाएगा +9। आगे देखेंगे 45 में 21 जाएगा, 24 बचेगा, 24/6, 3 कर्ज में है, 9 3 जो है ना ये लॉस में है, 9 प्रॉफिट में है अर्थात फायदा में है, तो हम लोग इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जा रहा है हमारा 4, यहाँ जा रहा है हमारा 4, यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या, चूँकि x का वैल्यू हो जा रहा है हमारा 4, x का वैल्यू हुआ हमारा 4। फिर पुनः देखेंगे हम लोग अगले फार्मूला में y बराबर जो फार्मूला है C1A2 माइनस C2A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। आगे देखेंगे हम लोग C1A2 का मान, C1 का मान हो गया -7, A2 का मान हो गया 3, C2 का मान हो गया -15 गुना A1 का मान हो गया 1 बटे A1 B2 1 गुना -3, फिर 3 गुना -3, आगे लेकर देखेंगे हम लोग 7 गुने -3 करेंगे तो -21, -15 गुना 1 करेंगे तो 15, माइनस +15 हो जाएगा, माइनस +15 हो जाएंगे। फिर आगे लेकर आएंगे -3 + 9, देखेंगे -6/6, इसको कटाएंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा -1। इस तरह से जब हम इसको लेकर आएंगे इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा -1, इसलिए हमारा y का वैल्यू 1 होगा। तो तब जाकर के x और y का मान निकला है, x और y का मान तो निकला है, यहाँ तक में भी हमें छोड़ने में डाउट होता है, अब कहते हैं जब सब चीज़ अगर हम कर आते हैं, अगर कहानी में क्वेश्चन में हम लोग उसका सारांश अंततः क्या डिसीजन हुआ, क्या उसका निष्कर्ष निकला, वो चीज़ हमें अगर लिख देते हैं तो हमें उसमें और मज़ा आ जाता है, ताकि उसमें पूर्णतः विश्वास के साथ उसमें नंबर दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे, अतः x बराबर 4 y बराबर -1, x बराबर 4 y बराबर -1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है कि x का मान 4 हो गया, y का मान -1 हो गया। वज्रगुणन के इस फॉर्म को समझ में आया। शॉर्ट फॉर्म पहले बताया हम लोग, लॉन्ग फॉर्म ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म, अर्थात बड़े वाले सूत्र से, ये था हमारा छोटे वाले सूत्र से।
इसके अलावे आप अगला रिवीजन, आप किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड को लेते हुए, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेते हुए हम लोग इससे बनाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी बनाने के बाद कोई डाउट हो तो हमें बताइए, ताकि हम उसको क्लियर कर सके, बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सके। बताएंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक में किसी को डाउट है? यहाँ शॉर्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म का यूज, कोई डाउट है? नहीं ना, सब डाउट क्लियर है? डाउट होंगे तो बताएंगे, ताकि फिर से आगे हम लोग बता देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग, अगर डाउट नहीं है तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज वाले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।